Hello dear friends, you're most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज डेट 29 जून 2020 और हम डिस्कशन करेंगे दैनिक जागरण। तो आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है जिनका हम डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो इसमें फर्स्ट पेज अगर हम देखें डायरेक्टली तो डियर फ्रेंड्स मेरा जो न्यूज एनालिसिस का जो एक तरीका है उसमें उन न्यूज़ पर हम ध्यान नहीं देते हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो और जो हमारे एग्जाम के रिलेवेंट ना हो। हम डायरेक्टली उन्हीं न्यूज़ पे कंसंट्रेशन करते हैं जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो या प्री हो सकता है, मेंस या फिर इंटरव्यू। वहां से अगर हमको कोई पॉइंट्स मिलते हैं तो हम उन्हीं न्यूज़ का डिस्कशन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट न्यूज है आंख में आंख डालकर जवाब देना जानता है भारत। तो ये पॉलिटिकली रूप से बोला गया है, सो नो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हमारे लिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि चाइना और इंडिया के बीच में क्या हो रहा है, ये प्रधानमंत्री साहब ने बोला है, दैट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए डायरेक्ट क्या है कि इंडिया एंड चाइना के बीच हम हमेशा पिछले कई लेक्चर से हमने इंडिया एंड चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। और उस डिस्कशन के दायरे में रहकर जो भी प्रॉब्लम्स इंडिया एंड चाइना के बीच में चल रही है वो आज काफी अच्छे से एडिटोरियल जितने भी हैं पूरे पेपर में उन सभी में उसका नाम लिया गया है। तो उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने बोला ठीक है, लेकिन हम देखेंगे गलवान घाटी कहां पर क्या प्रॉब्लम चल रही है। आगे यहां पर अगेन देखो, चीन से आने वाले सभी बिजली उपकरणों की होगी जांच। इतने दिनों से क्या सो रहे थे आप? तो ये सभी जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तब जाकर हमारा देश जागता है। तो मुझे इससे थोड़ी सी चिढ़ होती है कि अब अचानक जो बाउंड्री पर ये प्रॉब्लम्स चलती है तब जाकर ये बिजली उपकरणों की होगी जांच। ऐसा क्यों? जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक बार बना दो। जिस देश के लिए आपके जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उनको बनाकर रखो। अगर आपको पहले से लगता था कि बिजली के उपकरण पहले से खराब हैं तो उनको पहले से जांच के रखो। अचानक आप में ऐसा क्या हो जाता है कि आप स्टार्ट हो जाते हो कि अब उन बिजली उपकरणों को मापोगे। तो ये सभी जो दोहरा मापन है इंडिया में वो खत्म होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं क्या कह रहा हूं, जो दोहरे मापदंड है, जो एक देश जब कुछ प्रॉब्लम करता है तब जाकर उसको यूज किया जाता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका स्टैंडर्ड है, अगर आपको लगता है कि बिजली उपकरणों में खराबी आ रही है तो उसको आप हमेशा उसको यूज करो अपने स्टैंडर्ड्स को। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो यहां पर इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है फर्स्ट नंबर पेज पर, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। हम पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, पेजेस को सर्च करेंगे आज, उसके बाद हम क्या करेंगे स्लाइड्स पर पूरा समझेंगे। पेज नंबर सेकंड पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। पेज नंबर 3 वही पॉलिटिकल मोटिवेटेड सारी न्यूज है कंप्लीट, वो हमारे काम की नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर है माय डियर फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 370 और सीएए से ममता को क्या दिक्कत है, ये निर्मला सीतारमण जी बोल रही है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आर्टिकल 370 जिसको जम्मू कश्मीर से हटाया गया और सीएए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम सीएए क्या है इन दोनों को समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सीएए क्या है इन दोनों को हम समझेंगे। हम यहां पर लिस्ट आउट कर लेते हैं हमारे जो जो पॉइंट रहेंगे उनको, कौन कौन किस किस को हम आज न्यूज में हम इंक्लूड करेंगे दैट्स आर इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जब हम सीएए पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सेकंड आर्टिकल 370 एंड इसी के साथ पढ़ेंगे हम आर्टिकल 35A। ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन सभी को हम देखेंगे। आगे हम चलते हैं पेज में। पेज नंबर 4 पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। याद रखना पहली बार पूरे इंडिया में एक दिन में ही 20,000 मामले आ गए हैं, मींस कोरोना तेजी से फैल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स हमेशा बच के रहे। नेशनल न्यूज अगेन, यहां टिड्डियों का दल कहां पहुंच गया है, पटना। टिड्डियों का पूरा हम देखेंगे कि टिड्डियां कहां से निकलती है। हमने पहले भी इसका डिस्कशन किया है, पहले भी, तो पूरा वही इसी से संबंधित है ये पूरा। यहां पर जो हमारे इंपॉर्टेंट है चाइना से हमें कौन कौन सी लड़ाइयां लड़नी है, तो इसमें सबसे मेन है जीडीपी। उसके बाद हमारी शहरी जनसंख्या कम है, हमारा लगभग 34% शहरी जनसंख्या, जबकि चाइना की अगर बात करें तो 61% वहां शहरी जनसंख्या है। अगर गरीबी रेखा की बात करें तो उसमें तो चाइना बहुत आगे है। गरीबी रेखा में हमारे यहाँ लोग लगभग 21% जो पॉपुलेशन है गरीबी रेखा से नीचे है, लेकिन चाइना में केवल 0.5% गरीबी रेखा से नीचे, मींस
कहीं ना कहीं चाइना बहुत आगे हो गया, गरीबी हटाने में चाइना बहुत ज्यादा सफल रहा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप यहां देखोगे चीन को सबसे ज्यादा सफलता गरीबी हटाने में रही है। 1987 में चीन की 66% जनसंख्या कहती गरीब थी, जबकि भारत की उस समय 49%। हालांकि आज चीन में 0.5% गरीब है। भारत ने भी गरीबों को हटाने में दिशा में काम किया, लेकिन आज भी आबादी का 5वां हिस्सा मीन्स 20% आबादी आज भी गरीब है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट। चीन में समृद्धि के साथ जीवन प्रत्याशा में भी नजर आती है। चीन की जीवन प्रत्याशा भी 77 है, जबकि हमारे यहाँ 69 वर्ष है। इट मीन्स यहां पर औसत एक चीनी व्यक्ति भारतीयों से करीब 7 साल अधिक जीता है। तो यह कहना गलत होगा कि चाइना विकास नहीं कर रहा, चाइना विकास का मॉडल गलत है। ये सभी केवल राजनीतिक एजेंडाज हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं। शिक्षा हो, शहरीकरण हो, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीडीपी के मामले में अगर देखें, जीडीपी के मामले में तो अगर चाइना की जीडीपी की बात करें तो 13.6 लाख डॉलर तक है इसकी जीडीपी, और हमारी 27 लाख डॉलर है। मींस यहां पर जीडीपी का अगर देखें तो पूरी वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है, हम 7th नंबर पर हैं, 7th नंबर। ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप याद रखना। शिशु मृत्यु दर की अगर बात करें तो हमारी अगर शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, वो हमारा लगभग 30 है, जबकि चाइना का अगर बात करें तो वो घटकर केवल 7 रह गया है, लगभग विकसित देश अर्थव्यवस्था के बराबर। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन आधार पर केवल यही नहीं कि राजनीतिक लेवल पर या फिर हम सीमा पर लड़ाई लड़े, ये सब पॉइंट्स भी हैं जिनसे भी हमें चाइना को लड़ना। मींस हमें इन एरियाज में भी चाइना से आगे निकलना, ये हमें सभी करना है, ये हमें सभी करना है। दैट्स आर इंपॉर्टेंट यहां पर। और हमारे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहते हैं 99% लोग, लेकिन आप बात करोगे कि मैं फिर एक बार बता रहा था, अगर आप मोबाइल से बात करोगे, अगर कोई मैसेज कर रहा है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो, उसका मैसेज के लिए जो यूज कर रहा है मोबाइल, उसका लैपटॉप, ट्विटर, मींस जितने भी मैक्सिमम अकाउंट, ट्विटर वैसे कहां का है, ट्विटर है अमेरिका का, लेकिन जो मैक्सिमम ऐप है या फिर लैपटॉप्स है, जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, वो सभी, इवन दो एप्पल कंपनी है कहां की, अमेरिका की, लेकिन उसके सभी पार्ट्स कहां बनते हैं, चाइना में। सो आप इतना आसान नहीं है बहिष्कार करना, केवल चाहना और बहिष्कार करने में बहुत डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड्स। तो बहिष्कार कब कर सकते हैं, जब हमारे पास वो सभी वस्तुएं हो जो हम चाहते हैं। मोबाइल, हमारे इंडिया में एक भी मोबाइल कंपनी ऐसी नहीं है जो चाइना की मोबाइल कंपनीज का टक्कर ले सके। तो अगर एक भी अच्छी मोबाइल कंपनी ऐसी आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम खुद ही यूज नहीं करेंगे चाइनीज वस्तुओं को। मींस हमारे पास क्या होना चाहिए कि चाइना की जो वस्तु है कोई भी, अगर वो 10,000 में जैसा मोबाइल फीचर्स उपलब्ध करवाता, अगर इंडिया कोई कंपनी है वो भी ऐसा दे देगी, तो हम क्यों चाइना को खरीदेंगे। सो हमको इंडिया को क्या करना है कि हम भी ऐसी वस्तु बनाएं जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट है न्यूज, जिसका हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यहां पर क्या है, चीन की जो बेल्ट एंड BRI जो परियोजना बुरी तरह प्रभावित हो रही है, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है इसको देखेंगे अच्छे से। कोरोना महामारी के कारण जो चीन की जो महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है इसको देखेंगे। दूसरे देशों में चल रहे प्रोजेक्ट कार्य भी इससे क्या हुए हैं, प्रभावित। लेकिन ये ठीक है, जब इंडिया प्रभावित हो गया कोरोना वायरस से, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रभावित होना छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी हो सकती है, मींस बड़ी बात नहीं है। चीन के BRI प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में शी जिनपिंग साहब ने की थी, जिसके द्वारा एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका, खाड़ी देश, यूरोप, सभी देशों को सड़क और समुद्री मार्ग से जोड़ा जाना है। दैट्स इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान गवादर पोर्ट से भी चीन के सिंजियांग प्रांत को जोड़ने के लिए सी पैक हाईवे द्वारा इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। आप याद रखना इसको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखना कई काम रुके हुए हैं जो 60 अरब डॉलर की लागत से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। इसको भी हम देखेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां है। उसके अलावा चाहे मलेशिया हो, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कंबोडिया, श्रीलंका, यहां पर भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें विलंब हो गया है। लेकिन अब कोरोना वायरस के कारण विलंब तो होगा ही, साथ में चीन का क्या है, चीन का BRI जो है उसमें पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाना चाहता है, और चीन के कर्ज के दबे कई छोटे देश जो हैं इस प्रोजेक्ट से न चाहते हुए भी समर्थन देने को मजबूर है। श्रीलंका ने 2017 में जो हम्बन टोटा बंदरगाह था उसको 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा, भाड़े पर देना पड़ा, किराए पर देना पड़ा, किसको, चाइना को। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लीज पर देना। अब लीज पर कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ऐसा दिया गया था कि उसको लीज पर दे दिया और ताकि कर्ज से छुटकारा मिल जाए। तो यहां पर भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है, किसके द्वारा,
चाइना के द्वारा अलग अलग देशों में, चाहे वो जिम्बाब्वे हो अफ्रीकन देश, चाहे जाम्बिया हो, चाहे अल्जीरिया हो, चाहे मिस्र हो, ये सभी देश। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, उसको अच्छे से लिखेंगे एंड देखेंगे। चीन के मुकाबले भारत की संचार व्यवस्था है चार चौबंद। यहां पर गलवान वैली में, ये हम याद रखेंगे सिर्फ इतना सा कि संचार व्यवस्था हमारी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके हमारे को इंटेलिजेंस जो है वो अच्छे से वहां से मिल पाएगा। यहां पर मोबाइल नेटवर्क बन रहा खतरे का सबब, ये दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहां कोई टेंशन नहीं लेना, में कोई काम की न्यूज नहीं, केवल हमें इतना सा याद रखना कि हमारा वहां पर क्या होना चाहिए, संचार व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि हमें इंटेलिजेंस टाइम पर मिलता रहे। डरे चीन की कायराना हरकत, मींस जो चीन कायराना हरकत कर रहा है, क्या कायराना हरकत कर रहा है ये आप जानते हो सभी, गलवान वैली, इसको हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे। यहां पर जो भी बातें लिखी हुई है, यहां पर जो भी बातें लिखी है, डेली सेम वही बातें करते हैं, डेली इन सबकी डेली नींद खुलती रहती है माय डियर फ्रेंड्स, डेली नींद खुलती रहती है राइटर्स की, और जब नींद खुलती है तो ये वही बातें लिखते हैं, कोई नई बातें नहीं लिखते हैं। इनको ध्यान नहीं कि एक महीने से सेम आर्टिकल चल रहा है, सेम आर्टिकल चल रहे हैं, तो ये अब कितना का आप इनको पढ़ोगे दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। वही गलवान घाटी कायरतापूर्ण हरकत, हम पहले भी देख चुके हैं कि गलवान घाटी में क्या चल रहा है, लेकिन क्या हम इन सब बातों को लिख सकते हैं एग्जाम में? नहीं, हम उन्हीं बातों को लिख सकते हैं जो हमारे काम की हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, उनको हम समझेंगे कि चाइना ने गलवान में ऐसा क्यों किया, यहां पर 317 को हटाना और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, इससे क्या फायदा मिला। साथ में यहां यह भी कहा जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका यहां पीछे क्या मकसद है, ये सभी को ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर 2013 में याद रखना कि देपसांग जो है वहां पर भी चाइनीज आर्मी ने घुसपैठ किया था, देपसांग, तो ये भी देखेंगे देपसांग हम कहां पर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी के पॉइंट्स आप नहीं लिखोगे, अननेसेसरी के पॉइंट्स जितने ज्यादा लिखोगे माय डियर फ्रेंड्स, आपका कॉपी भरता जाएगा, आपको याद कुछ नहीं रहेगा एग्जाम के टाइम में। हम इसको डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमें वही पॉइंट्स लिखने हैं जो हमें याद रह जाए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पूरे आर्टिकल को एक बार आप पढ़ लेना, हम इस पूरे आर्टिकल का एक बार डिस्कशन करेंगे। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। साथ में यहां पर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि के विरुद्ध आक्रामक है, मींस जब ये ग्रुप बना रहे हैं, एक क्वाड ग्रुप है, उसको लेकर इन देशों के बीच में क्या चलता रहता है, जब एक क्वाड ग्रुप और ज्यादा मजबूत होता है, चाइना प्रॉब्लम करता है। चाइना को जवाब प्रधानमंत्री साहब ने क्या बोला है वो आप सब जानते हो। सहकारी बैंक, यहां पर सहकारी बैंक है, उसके बारे में देखेंगे कि सहकारी बैंकों में क्या चेंज हुआ है, इसको हम एडिटोरियल को पूरा देखेंगे। जो मेन पार्ट है उसको हम डायरेक्टली स्लाइड पर जाकर चौतरफा घेरने में काबू आएगा चीन, क्या चौतरफा हम घेर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे, यहां पर जो बातें लिखी हुई है हमारे लिए उतनी काम की नहीं है, जो आपको खुद को पता होना चाहिए कि ये सब बातें हमारे लिए काम की है। आगे हम चलेंगे, यहां पर पेज नंबर 10 पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो केवल ई मार्केट प्लेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ई मार्केट प्लेस क्या है। यहां पर पेज नंबर अंतरराष्ट्रीय पर एक भी न्यूज ऐसी नहीं है जो आपको याद रखना है, कोई काम का नहीं माय डियर फ्रेंड्स, कोई काम का नहीं है। खेल आपके किसी काम का नहीं, पेज नंबर 13 पर कोई काम की न्यूज नहीं है, एंड पेज नंबर 14 पर भी किसी काम की न्यूज नहीं है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अननेसेसरी न्यूज। सर चलते हैं यहां पर, अब हमें कौन कौन से और टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो 4th नंबर का जो टॉपिक हमारा रहेगा कि चाइना का क्या क्या प्रॉब्लम है। 4th, चाइना जो है, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, चाइना जो बॉर्डर पर ये डिस्प्यूट कर रहा है उसका पीछे रीजन क्या है, और हमें इन सबसे कैसे निपटना है, इनसे निपटने की रणनीति, यह हमें याद रखना है। 4th नंबर का टॉपिक है वो हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, ये BRI क्या है इसके बारे में जानेंगे। 5th नंबर का टॉपिक, 6th नंबर का टॉपिक ई मार्केट प्लेस, जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हमने देखा था वो क्या है। ये सभी पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे इंपॉर्टेंट है। चाइना को चौतरफा घेरने की जो रणनीति वो भी यहां पर शामिल हो जाएगी। तो ये सभी पॉइंट्स है जिनका हम डिस्कशन करेंगे आज के दिन। चलिए तो डियर फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट कि
बस चंद काली गठाएं कितना रोक पाएगी मुझे, बस चंद काली गठाएं कितना रोक पाएगी मुझे, सूर्य हूं निकला तो ब्रह्मांड पर छा जाऊंगा। इसको समझना माय डियर फ्रेंड्स। बस चंद काली घटाएं मींस जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। अगर आप में कैपेसिटी है तो ये सभी प्रॉब्लम्स आपको रोक नहीं सकती। बस चंद काली गठाएं कितना रोक पाएगी मुझे मींस आप एक अपने लेवल पर जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उनको फेस कर सकते हो। लेकिन सूर्य हूं निकलूंगा तो ब्रह्मांड पर छा जाऊंगा। इसलिए हमेशा आपको मोटिवेट रखना है कि प्रॉब्लम्स तो आज की है, मैं अगर लगातार काम करता रहा, अच्छा पढ़ाई करता रहा, तो एक दिन वो काम कर जाऊंगा कि जैसे सूर्य सभी को रोशन करता है उसी तरह हम समाज को रोशन कर पाएंगे। आईएएस बन गए, अगर हम स्टेट पीसीएस में निकल गए अच्छी सर्विसेज में, तो हम लोगों के लिए इतना काम करेंगे कि जो ये चंद काली गठाएं कुछ समय के लिए आती है, तो सूर्य को ये जो काली गठाएं ये भी उसकी रोशनी को रोक देती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स, परमानेंट नहीं होती। कुछ देर के लिए रहती है, कुछ टाइम पीरियड के लिए रहती है, लेकिन बाद में सूर्य अपनी रोशनी वापस पूरा ला देता है सबके ऊपर। तो ये याद रखना कि सूर्य हमेशा, चाहे आप कितने भी बड़े बनो, यहां पर सूर्य जब उगता है, उदिति स्विता ताम्र मीन्स जब सूर्य उगता है तब भी तांबे के कलर का रहता है, और जब सूर्य अस्त होता है तब भी तांबे के कलर का होता है। मीन्स जब यहां पर सूर्य उगता है मीन्स मॉर्निंग में सूर्योदय, उस समय भी तांबे के आकार का, मीन्स उसकी जो ऊर्जा है वो कम रहती है, मीन्स शांत स्वभाव का। बाद में जब बीच में जब सुबह से लेकर जब शाम तक वो पूरा चक्कर लगा, मीन्स पूरा एक यहां पर पृथ्वी जो चक्कर लगाती रहती है सूर्य के, तो हम देखते हैं कि रोशनी जो है सूर्य की वो पूरी सुबह से शाम तक क्या है, इंडिया में हम इसको जनरली ऑब्जर्व करते हैं तो कम ज्यादा होती रहती है। शाम के समय कम हो जाती है, सुबह के समय कम रहती है, दोपहर में वापस तेज। तो यहां कहने का मतलब यह है माय डियर फ्रेंड्स कि लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बड़े बन जाओ, तो आप हमेशा जैसे सूर्य हमेशा निकलते समय एंड छुपते समय जिस तरीके से रहता है और रोशनी को वापस दबा लेता है अपने में शांत स्वभाव के साथ, वैसे ही आपको पूरी लाइफ भर रहना है। बड़े बनने का मतलब ये नहीं है जब आप बड़े बन जाओ या फिर समाज को आप प्रकाशित कर रहे हो तो इट मीन्स ऐसा नहीं कि आप शांत ना रहो, सूर्य भी बाद में जाके शांत हो जाता है। तो उसी टाइप से आपको भी बी हम्बल रहना है, ग्राउंड से जुड़े हुए रहना है हमेशा। तो ये सभी बातें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अब चलते हैं सीएए, कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये माय डियर फ्रेंड्स क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में एक एक्ट बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और यहां पर क्या कहा गया माय डियर फ्रेंड्स कि 3 देश जो है, 3 देश, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यहां के 3 देशों के लोग अगर अवैध रूप से अगर इंडिया में आ गए हैं, लेकिन केवल 6 कम्युनिटी मीन 6 समुदाय के लोग, उसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी एंड क्रिश्चियन, तो ये 6 कम्युनिटी के लोग अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अगर इंडिया में आए हैं, अवैध रूप से भी रह रहे हैं, तो 2014 से जितने भी लोग आए हैं इन देशों से, उनको इंडिया में नागरिकता, इंडिया में सिटीजनशिप दे दी जाएगी। हाई तौबा क्यों मचा हुआ इस बिल पर, क्योंकि इसमें 6 कम्युनिटी में एक कम्युनिटी को बाहर रखा गया है, वो है मुस्लिम्स। इंडियन गवर्नमेंट का यहां पर क्या कहना था, क्या काउंटर किया इंटर गवर्नमेंट ने कि ये जो 3 देश हैं जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यहां पर मुस्लिम जो 2 देश लोग हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन आगे जाकर जो अन्य देश यहां पर उनके साथ और जो अन्य कम्युनिटी उनके साथ अत्याचार होता है, तो हमने क्या किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके तहत उनको क्या दी है, सुविधाएं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी को लेकर ये लॉ बना है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, कौन कौन सी कम्युनिटी इसमें शामिल है, कौन से देश शामिल है। तो 3 देश, 6 कम्युनिटी इसमें शामिल है। और इसमें क्या कहा गया, अगर अवैध रूप से लोग बाहर से आए हैं, उनके पास अगर पासपोर्ट नहीं है, उनके पास वीजा नहीं है और इलीगल रूप से आए हैं, मींस इलीगल,
इलीगल माइग्रेंट्स है, अगर इलीगल माइग्रेंट्स है तो भी उनके ऊपर किसी टाइप का कोई मुकदमा नहीं चलेगा और उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ये हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखना, इसका कई तरीके से विरोध भी हो रहा है, विरोध भी हो रहा है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335। आर्टिकल 370 एंड 335 इन दोनों का क्या याद रखोगे कि इनके द्वारा क्या होता था माय डियर फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति शासन के द्वारा, मींस किसी टाइप का संविधान संशोधन नहीं हुआ था इनको लाने के लिए, मींस संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें नहीं लाया गया था, मींस संसद की प्रोसेस के द्वारा इनको नहीं लाया गया था, इन्हें डायरेक्टली राष्ट्रपति के एक ऑर्डर के द्वारा इन्हें संविधान में इंक्लूड कर लिया गया, संविधान में इंक्लूड कर लिया गया। और इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसको मैक्सिमम पावर्स दे दी गई कि उस देश का, उस राज्य का स्थायी नागरिक कौन होगा, उस राज्य में संपत्ति कौन खरीद पाएगा, वहां पर स्कॉलरशिप किसको मिलेगी, वहां पर जो संपत्ति का अधिकार है वो किसे मिलेगा, ये सभी वहां पर बनाया गया कि संपत्ति का अधिकार, अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला है वो अगर किसी बाहर के राज्य के पुरुष से शादी करती है तो उसके बच्चों को और उसकी संपत्ति का अधिकार चला जाएगा, उसका खुद का भी। तो ये पैतृक संपत्ति का जो उत्तराधिकार वाला क्वेश्चन था वो उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट थे। साथ में 370 में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिस पर हमारे संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू नहीं होते थे जम्मू कश्मीर में। इसके तहत जम्मू कश्मीर का एक अलग से संविधान था। जम्मू कश्मीर में जो वित्तीय आपातकाल लगता वो नहीं लगता था, वहां पर डीपीएस भी नहीं थे, साथ में ही वहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज ये सभी नहीं लगती थी। तो इस कारण अब क्या किया गवर्नमेंट ने, आर्टिकल 370 और 35 से सभी को उठा दिया। अब जो जम्मू कश्मीर है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, मींस अब वो विधानसभा युक्त एक संघीय क्षेत्र है जिसका कंट्रोल डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां आए दिन आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती रहती है। अगर पहले से यूनियन टेरिटरी होता और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता तो काफी कुछ मात्रा में इसमें ये जिस टाइप का सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज बढ़ी है, अलगाववादी गतिविधियां बढ़ी है, वो सभी नहीं बढ़ती। तो ये आप याद रखना, आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 से, और ये टेम्परेरी आर्टिकल्स थे, मींस ये परमानेंट नहीं थे, ये अस्थायी प्रावधान थे। और अस्थायी प्रावधान थे इसीलिए इनको हटा दिया गया। अब एक जो इंपॉर्टेंट आप क्या याद रखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, संसद के पास ये पावर है माय डियर फ्रेंड्स, संसद के पास ये पावर है। संसद के पास क्या पावर है, संसद के पास क्या पावर है, ये पावर का आप याद रखना। अगर कोई राज्य, अगर स्टेट है यहां पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अगर इन राज्यों की ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कम करना ज्यादा करना अगर करना चाहती है गवर्नमेंट, या फिर इन राज्यों का नाम बदलना चाहती है, नेम बदलना चाहती है, इनकी बाउंड्रीज को बदलना चाहती है, बाउंड्रीज को, या कोई अन्य राज्य बनानी है, न्यू डिस्ट्रिक्ट, न्यू स्टेट, तो ये पूरी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। संसद इसके लिए क्या करेगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की एक अनुमति लेनी पड़ेगी और उसके द्वारा एक बिल लेकर आएगी। कौन, संसद बिल लेकर आएगी। और ये जो बिल है, जिस राष्ट्रपति से जो प्रस्ताव का मंजूरी ली है, इसी प्रस्ताव को कहां भेजा जाता है, जिस पर्टिकुलर स्टेट से वो रिलेटेड, अगर किसी स्टेट को हटाकर उसका किसी बाउंड्री को हटाना है, कम करना है, उसका नाम बदलना, तो उस स्टेट की किसके पास भेजा जाता है, विधानसभा के पास, मींस उस स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाता है और उसका मत पूछा जाता है। अगर वो मना भी कर देती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यस कर देती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उसका मत जानने के लिए कहा जाता है। और इस मत जानने में उसको 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ता है, यहां पर अपना मत देना पड़ता है। लेकिन वो मनाही भी कर सकती है और ना भी, तो भी संसद क्या कर सकती है, केवल और केवल अगर संसद की इच्छा है कि उस राज्य की जगह एक और नया राज्य बनाया जाए, उसकी बाउंड्री को हटाकर, तो संसद केवल जो आप बहुमत है, प्रेजेंट एंड वोट, मींस जो सामान्य बहुमत है, उसी के द्वारा ये सारे चेंज कर सकती है। इसलिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। मींस अगर कोई नया स्टेट बनाना है, अगर किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना है, तो पूरी पावर संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास, केवल राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। और पूर्वानुमति जो प्रस्ताव है उसको उस राज्य संबंधित राज्य के पास भेज दिया जाएगा मत जानने के लिए। लेकिन अगर वहां के मत चाहे पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता,
अगर संसद ने विचार कर लिया है कि इस राज्य की बाउंड्री को चेंज करना है या इस राज्य का नाम चेंज करना है या इस राज्य को काटकर नया राज्य बनाना है, तो केवल साधारण बहुमत द्वारा अगर वो बिल पास हो जाता है तो नया राज्य बन जाएगा। मीन्स पूरी की पूरी शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास, संसद के पास है। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, ये पॉइंट आप याद रखोगे। अब चलते हैं आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने जो देखा था, आगे हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर चाइना। इससे पहले हम ये देखते हैं चाइना का रीजन क्या है, उससे निपटने के तरीके, उससे देखते हैं पहले हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और उससे भी पहले देखते हैं हम जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है यहां पर, कि पहले क्या होता था, अगर कोई गवर्नमेंट है, यहां पर गवर्नमेंट का कोई संस्थान है, गवर्नमेंट की कोई संस्था है और वो कहीं किसी दूसरी कंपनी है, यहां पर कंपनी उससे माल खरीदती थी, तो यहां गवर्नमेंट संस्था का कोई व्यक्ति था, वो सीधा जाता था और यहां का व्यक्ति सीधा आता था, इन दोनों में बातचीत होती थी, कितना माल लेना है, पैसों का लेन देन हो जाता था, सारा काम हो जाता था, और बाद में कितना माल पहुंचा ये कुछ पता नहीं। मीन्स यहां पर करप्शन होने का चांस रहता था। जब फिजिकली आप कोई माल खरीदते हो तो करप्शन होने का चांस रहता है। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लेकर आई, मींस एक पोर्टल खोला, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक पोर्टल खोला यहां पर कंप्यूटर के थ्रू, और यहां पर एक गवर्नमेंट की संस्था वो ऑर्डर कर देगी कि हमें यहां पर अगर मान लो 1000 कुर्सियां चाहिए रैली के लिए, 1000 कुर्सी चाहिए हमारे किसी स्टाफ के लिए, तो यहां पर कोई कंपनियां रहेगी, कंपनियां देखेगी कि गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर दिया है, कंपनियां अपना ऑर्डर देगी, मींस अपना बताएगी कि मैं 1000 कुर्सी के इतने भाव लूंगी, तो अलग अलग कंपनियां ए बी सी डी यहां पर अपना अपना अलग अलग भाव बताएगी। जो कंपनी, जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अच्छा लगा कि 1000 कुर्सियों का भाव ये होना चाहिए, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे और ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू ये कंपनी पहुंचा देगी पूरा उस संस्था में। तो यहां पर जो पूरा लेखा जोखा है, पूरा लेन देन है, जितना भी गवर्नमेंट संस्थाओं का कंपनियों के बीच लेन देन है, वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू होगा। तो क्या होगा कि यहां पर कंप्लीट जो एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में ये पूरा लेखा जोखा रहेगा, ताकि करप्शन होने का चांस ना रहे। तो जेम जो है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है, वो क्या है कि गवर्नमेंट की संस्थाएं किसी दूसरी कंपनी से कोई भी सामान खरीदेगी तो जो लेन देन होता है वो इसी के थ्रू होता है, जेम के थ्रू, ताकि हम उन ऑर्डर्स को वेरीफाई कर सके, देख सके कि कितना ऑर्डर कहां से हो रहा है। और अब सभी जो कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, चाहे कोई मंत्रालय हो, उनके लिए जरूरी हो गया है कि वो गवर्नमेंट ई मार्केट के थ्रू ही, इसी के द्वारा ही वो अपनी वस्तुएं खरीदे। अरे डियर फ्रेंड्स, आप जस्ट टेक ए एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल लेते हो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां पर आपको कोई वस्तु की जरूरत है, आप खुश होते हुए गए एक दुकानदार के पास, वहां पर आपने खरीदारी कर ली, लेकिन पता नहीं घर वालों को आपने कितनी खरीदारी की है। लेकिन अगर इसी की जगह आपने अमेजन को यूज किया और यहां पर अमेजन के द्वारा जो खरीदारी की, आपका पूरा डाटा अमेजन पर रहेगा कि किस तारीख को आपने क्या क्या खरीदा था, तो ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। घर वालों की नजरों में यहां पर आप करप्शन नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर आप करप्शन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने यहां पर अमेजन से जितने भी डिलीवरी करवाई अपने यहां पर सामान की, तो वहां पर ज्यादा। उसी तरह यहां पर एक तरह से ये जेम की तरह काम करता है गवर्नमेंट के लिए, और यहां पर वो फिजिकल रूप से काम करते थे लेन देन में। तो करप्शन रोकने के लिए जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लेकर आई गवर्नमेंट, और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये याद रखना, वो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, उसके अंतर्गत तो काम करता है कौन, जेम। तो यहां पर याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा पॉइंट है, आप कभी भी लिख सकते हो। आगे जो इंपॉर्टेंट हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या माय डियर फ्रेंड्स, ये चाइना की परियोजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना की। 2013 में शी जिनपिंग साहब ये लेकर आए। इसमें क्या था, चाइना के दिमाग में एक आइडिया कि क्यों ना हम हमारी इकोनॉमी जो है, उसको पूरे वर्ल्ड से जोड़ दें। तो उन्होंने यहां पर एक आइडिया लेकर आए। उसमें उन्होंने क्या किया कि यहां पर चाइना है, चाइना ने एक सोचा कि हम क्यों ना जमीन के थ्रू सभी देशों के साथ जुड़ जाएं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे यहां पर वो जितना भी यूरोपियन कंट्री हो, यहां पर इस साइड में, एंड समुद्र के थ्रू, ये जो समुद्र, यहां मैरीटाइम रूट है, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मैरीटाइम रूट बोलते हैं। यहां ओवरलैंड मीन जमीन वाला रूट है, ये जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये जमीन वाला रूट है, और जो ये दिख रहा है आपको थोड़ा पिंक कलर का,
ये क्या है वायलेट कलर का, ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स जमीन समुद्र वाला रूट। इस समुद्र वाले रूट के तहत इसने क्या किया, चाइना ने ग्वादर पोर्ट बना दिया, यहां से मध्य एशिया में चला जाएगा, यहां से जो लाल सागर रेड सी है वहां से होते हुए पूरा कहां चला जाएगा, यूरोप में, और यहीं से होते हुए ये जो ये है यहां से होते हुए कहां चला जाएगा, पूरे यूरोप में, और ये पूरा हिंद महासागर एंड यहां साउथ चाइना सी मींस साउथ चाइना सी के आसपास वाले देश है जो एशियन देश है वहां पर मींस सभी जो पूरा वर्ल्ड है उसको अपने सड़क मार्गों के द्वारा और अपने जितने भी जो मैरीटाइम है समुद्री मार्ग उनके द्वारा जोड़ने की जो प्रोजेक्ट चाइना का उसी को बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इसी का एक पार्ट क्या है चाइना का यहाँ सिनजियांग प्रांत है, उसका कासगर शहर है, उससे चाइना ने पीओके से होते हुए एक बेल्ट जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, सी पैक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान वहां का ग्वादर पोर्ट तक आएगा, ग्वादर पोर्ट तक, और यहां से आपको पता ही है कि क्या कर सकता है, यहां पर ग्वादर पोर्ट बनने से क्या फायदा होगा कि सीधा यहां पर मध्य एशिया में पहुंच जाएगा, यहां से यूरोप में पहुंच जाएगा, यहां से अफ्रीका में पहुंच जाएगा और यहां से होते हुए एशिया। सो ग्वादर पोर्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, चाइना के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है, और इसका विरोध कर रहा है इंडिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, क्योंकि ये पीओके से गुजर रहा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यहां से गुजर रहा है, इसलिए इंडिया का यहां क्या है, यहां पर इंडिया ने इसका विरोध कर रहा है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है आपको आई होप समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। यहां पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्या है आगे पॉइंट, एक जब आप न्यूज देखोगे, वो न्यूज हमारा छूट गया है, अगर आप उस न्यूज को देखोगे यहां पर, वो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर यहां पर इस पेज में कहीं ना कहीं देखोगे, सो दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। केपी शर्मा जो ओली साहब है, केपी शर्मा ओली साहब जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं मुझे हटाने का पूरा प्लान बना रही है। तो उसी को लेकर हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, उसके बारे में हम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यस दैट्स इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 11 पे चलते हैं डायरेक्ट। पेज नंबर 11 पे इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसको भी आज डिस्कशन करेंगे कि उनके द्वारा क्या कहा गया है। पेज नंबर 11 क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि क्या पूरा मामला है। पेज नंबर 11 अंतरराष्ट्रीय, तो यहां पर केपी शर्मा ओली साहब, यस, मुझे सत्ता से हटाने का प्रयास किया जा रहा है इंडिया में, तो केपी शर्मा ओली का क्या प्रॉब्लम है इनको भी देखेंगे, इन्होंने हाल ही में क्या किया था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलते हैं। यस, तो यहां पर समझना क्या पूरा मामला था माय डियर फ्रेंड्स, क्या पूरा मामला था। यहां पर हमने सभी टॉपिक्स लगभग कवर कर लिए हैं, जो हमारा एक टॉपिक बचा है वो है इंडिया एंड चाइना का प्रॉब्लम। तो इंडिया एंड चाइना का प्रॉब्लम जो है उसका अगर हम देखें, इंडिया एंड चाइना, इसमें हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि कहां बॉर्डर पर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, गलवान वैली। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद सॉल्यूशंस पे आएंगे। यहां पर आप देखना माय डियर फ्रेंड्स, ये 9 जून की तस्वीर है, जो चाइना कर क्या रहा है कि जो गलवान वैली है वहां पर तेजी से, पहले केवल इतने क्षेत्र में थे, अभी इतने क्षेत्र खाली था, यहां पर फैल गई, मींस तेजी से जो बाउंड्री है एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर तेजी से अपनी आर्मी का नंबर्स बढ़ा रहा है कौन, चाइना। साथ में जहां पर पहले कोई एक्टिविटी नहीं होती थी गलवान वैली में, वहां पर तेजी से एक्टिविटी कर रहा है कौन, चाइना। यहां पर पूरे ट्रक खड़े हैं। साथ में चाइना क्या कर रहा है गलवान वैली में कि जो पहले यहां पर कोई एक्टिविटी नहीं थी, यहां पर पानी था, साथ में अब यहां पर देखो पानी गायब हो गया, मींस इस पानी को डाइवर्ट कर दिया और यहां पर मशीनरी ला दिया, और यहां पर पानी बह रहा है, पहले यहां पानी नहीं था, अब पानी को जो रास्ते हैं उनको चेंज कर दिया और साथ में यहां आवाजाही का रास्ता बना दिया। मींस चाइना क्या कर रहा है गलवान वैली के आसपास पानी को डाइवर्ट करके रास्ता बना रहा है। हमें पता है कि लद्दाख का जो पूर्वी हिस्सा है यहां पर है गलवान वैली, यहां पर ये पूरा एलएसी है रेड लाइन में, और ये पेंगोंग सो लेक और यहां पर हॉट स्प्रिंग, इन सभी जगह क्या चल रहा है, इन सभी जगह स्टैंड ऑफ चल रहा है। हमने पहले भी देखा था कि हमने दरबुक सियोक दौलतबाग ओल्डी रोड बनाया है, यहां सियोक रिवर के पास यहां पर
इसी के कारण चाइना चिढ़ा हुआ है, क्योंकि अब इससे क्या हुआ, यहां पर देखिए आप कितना मात्रा में ज्यादा हैवी कर दिया है। इसका रीजन क्या है कि अब जब दौलतबाग यहां पर है, यहां तक हमारा लेह से अब डायरेक्टली यहां तक हम जा सकते हैं। और हमने पहले भी देखा था कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये है सियाचिन ग्लेशियर, और यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहा है। तो सियाचिन ग्लेशियर की जो हाइट है उससे हम कभी भी बम्बारमेंट कर सकते हैं और इसको कभी भी तहस नहस कर सकते हैं, किसको, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। साथ में चाइना ने जो अक्साई चीन छीना था 1962 में, यहां पर भी अक्साई सिनजियांग तिब्बत रोड बना रखा है, इसको भी इस हाइट से कभी भी तहस नहस किया जा सकता है। तो चाइना इसीलिए चिढ़ रहा है कि दौलतबाग जो ओल्डी जो रोड बना रहे हो आप, दरबुक सियोग दौलतबाग ओल्डी रोड, इससे इसके एलएसी के आसपास इंडिया की स्थिति मजबूत हो गई है। इसी को लेकर चाइना चिढ़ा हुआ है। इसलिए चाइना का बार बार कहना है कि जो आप एलएसी के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो वो आप मत बनाओ। और इसी को लेकर जो गलवान वैली है, गलवान वैली पर आप सभी को पता है कि 15 जून की रात को क्या हुआ था, लगभग हमारे 20 सैनिक मारे गए थे झड़प में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे कहां पर प्रॉब्लम थी, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और यहाँ पेंगोंग सो लेक, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपने पहले मैं बताया था कि यहाँ काराकोरम रेंज है और यहाँ पर काराकोरम पास है। दौलतबाग ओल्डी जो रोड बनाए वो काराकोरम जो पास है उसके थ्रू हमारे जाने का रास्ता भी देता है। यहाँ पर गलवान वैली है, तो ये सभी आपको पता है अच्छे से। यहाँ पर ये रोड जो मैं बता रहा था सिनजियांग तिब्बत रोड, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आया नया पॉइंट जो है वो है केपी शर्मा ओली साहब का। केपी शर्मा ओली साहब बोल रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मुझे हटाना चाहती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा रायता फैलाया कि हमने क्या किया था, हम पहले सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है, नाथुला पास, वहां से होकर हम कहां जाते थे, मानसरोवर यात्रा के लिए। मानसरोवर यात्रा के लिए ये पूरा रूट है वो तिब्बत में पड़ता था, लगभग 80 to 19, और ये दुर्गम रास्ता था। हमने क्या किया, इससे 8 जून को, मिस 8 मई को हमने क्या किया, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ साहब, उन्होंने क्या किया, यहां से जो नेपाल का धारचूला डिस्ट्रिक्ट है उसी के पास से होते हुए हमने एक सड़क बना लिया, यहां पर लिपुलेख पास से होते हुए, कालापानी रीजन से होते हुए हमने कैलाश मानसरोवर पहुंच गए। लेकिन नेपाल चिढ़ गया कि आपने जो सड़क मार्ग बनाया धारचूला के पास से होते हुए जो कालापानी रीजन से, इस रीजन से जा रही है, ये तो मेरा है। और इसके पीछे पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि 1816 में एक सुगोली ट्रीटी हुई थी, सुगोली संधि। उसमें यह कहा गया था कि महाकाली रिवर का इधर का पार्ट इंडिया और इधर का पार्ट नेपाल, लेकिन इंडिया मानता है और प्राचीन काल से माना भी जा रहा है कि यहां से जो महाकाली रिवर है, यहां तो एक ही है केवल, लेकिन यहां से कई सहायक नदियां, एक सहायक नदी इसकी यहां से आ रही है, एक सहायक नदी यहां से। तो यहां चाइना जो नेपाल का कहना है, नेपाल का कि जो लिम्पी अधूरा वहां से महाकाली रिवर निकल रही है, जबकि इंडिया का पहले से दावा है कि यहां लिपुलेख पास से निकलती है। नदी के ओरिजिन को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, एक बोलता है कि लिपुलेख से निकलती है, एक बोलता है लिम्पी अधूरा, लेकिन प्रेजेंट में इंडिया का दावा जो है वो माना जाता है और ये जो पूरा स्थान है वो इंडिया के पास में है। इंडिया का जो उत्तराखंड रीजन है उसका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये सब आता है। अब क्या हुआ है कि नेपाल ने हाल ही में क्या हुआ, नेपाल का अगर हम मैप देखें नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो नेपाल का जो वेस्टर्न जिला है, मींस जो उसका पश्चिमी जिला है धारचूला, उस धारचूला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बता दिया है इसको। और इसने एक नया मैप जारी किया है किसने, नेपाल ने, जिसमें लिपुलेख पास, ये जो कालापानी रीजन है और लिम्पी अधूरा, इन तीनों क्षेत्रों को अपना बता दिया। और ऐसा क्यों किया जा रहा है केपी शर्मा ओली के द्वारा, क्योंकि वो सीपी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और उनका चाइना की तरफ झुकाव ज्यादा है। और हमेशा जो कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति रही है वो छदम स्यूडो नेशनलिज्म, छदम राष्ट्रवाद पर रही, मींस अपने नेशनलिज्म के मुद्दों को भड़काओ और लोगों को अपनी तरफ करो और वोट बैंक की राजनीति करो। इसलिए केपी शर्मा ओली के द्वारा इसको क्या दिया जा रहा है, ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये सभी पॉइंट्स थे जो आपको मैंने बताया। अब चलते हैं हम कि चाइना से कैसे निपटा जाए। डियर फ्रेंड्स, हमने पहले भी डिस्कशन किया था इंडिया एंड चाइना, इंडिया चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो सॉल्यूशन के पीछे हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है कि हम चाइना के ऊपर डिपेंड बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। तो उसमें क्या है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, सबसे जो इंपॉर्टेंट है चाइना, उसके बीच में यहां पर इंपोर्ट। तो इंपोर्ट का जो है वो हम क्या करें, इंपोर्ट। चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमी वो स्ट्रांग है। उसके पीछे क्या है, उसका एक्सपोर्ट। तो एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, जो इंपोर्ट है उसके लिए प्रधानमंत्री साहब ने बोला था आत्मनिर्भर भारत,
या वोकल फॉर लोकल, ये सभी को हमको बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम इंपोर्ट भी कम कर सकें। मींस हमारी जो खुद की जो डिमांड है उसको हम हमारे इंडिया में पैदा हुए जितनी भी वस्तुएं उनसे पूरी करें। तो हम इंपोर्ट भी कम करें, साथ में हमें एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहिए। जो चाइना का एक्सपोर्ट है उसको कैसे ना कैसे हम क्या करें, रिप्लेस करें। और रिप्लेस करने के तरीके क्या है माय डियर फ्रेंड्स, हम सस्ता उत्पादन करें, सस्ता। इसके लिए हमें क्या रहेगा, हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो हमें जीडीपी का कुछ पैसा हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर क्या कर सके, खर्च करें, ताकि हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हो और हमारा उत्पादन जो है, उत्पादन क्षमता वो बेहतर हो। साथ में हमारी जो क्वालिटी है उत्पादकों की वो बेहतर हो, तभी जाकर इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो उत्पाद है उनकी डिमांड होगी। चाइना के उत्पादों की डिमांड क्यों है ज्यादा, क्योंकि सस्ता प्रोडक्ट रहता है, उसके बावजूद इसकी क्वालिटी क्या रहती है, अच्छी। आप ये नहीं बोलोगे कि चाइना के प्रोडक्ट खराब आते हैं। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो 3 से 4 साल चल रहा होगा मजे से, तो वो क्या है, मोबाइल अच्छा। जितना पैसा और मोबाइल में आप खर्च करोगे उतना पैसा अगर चाइनीज पर खर्च कर दोगे तो आपको दूसरों से कहीं बेहतर प्रोडक्ट, ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। इसलिए लोग इनके सस्ते प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स को। ये सस्ता है वो कैसे होगा, जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर करेंगे। साथ में हमारे यहाँ पर उद्योग हम लगाएं ज्यादा से ज्यादा, और हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए। जैसे चाइना की अगर बात करें तो चाइना में दूसरे देशों से बहुत ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट आता, मींस निवेश। दूसरी कंपनियां आकर वहां पैसा खूब सारा खर्च करती है, क्योंकि वहां पर सुटेबल एनवायरमेंट है, वहां पर उनको सस्ती जमीन मिलती है, सस्ती जमीन मिलती है, उनके ऊपर टैक्स कम लगाए जाते हैं। साथ में ऐसी कोई भी जरूरत हो अगर उन कंपनीज को, तो जरूरत की सभी वस्तुएं वहां दी जाती है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में कोई कंपनी अगर निवेश करती है तो उसको सबसे पहले प्रॉब्लम तो जमीन लेने में आती है। जमीन लेने में ही 15 साल लग जाते हैं। तो यहां पर जमीन का जो अधिग्रहण है, जो लैंड एक्विजिशन है वो खराब है, तो पहले इसको सही किया जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो लैंड है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। सेकंड, यहां पर हमें क्या करना चाहिए, मैंने कल भी बताया था कि लेबर रिफॉर्म्स हम इस तरीके से करें कि उनकी जो मजदूरी है वो न्यूनतम मजदूरी ठीक ठाक हो। साथ में अगर वो सही से काम नहीं करते हैं तो उनको निकाला जाए, उनकी उत्पादकता के आधार पर उनको क्या दिया जाए, वेतन दिया जाए। ये सभी अभी इंडिया में नहीं है। इंडिया में उत्पादकता के आधार पर वेतन नहीं, हावर्स के आधार पर क्या दिया जाता है, वेतन। 1 घंटे में कोई व्यक्ति बनाता 10 वस्तुएं, जबकि एक व्यक्ति 1 घंटे में केवल 1 वस्तु बनाता है, तो भी उनका वेतन सेम है। सो दीज आर द प्रोग्राम। इसलिए कई कंपनियों को लॉस होता है कि एक ऐसे कर्मचारियों को निकाल नहीं पाती, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट के कई रूल एंड रेगुलेशन है। अगर किसी कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हमें यहाँ पर लैंड, लेबर और कैपिटल, जो हमारी बैंकें हैं, बैंकें सस्ता कैपिटल दे सके उद्योग लगाने के लिए। ऐसा नहीं हो, बैंक्स जो है वो इस तरीके से काम करें ताकि जो विजय माल्या है, नीरव मोदी है, उसके जैसे लोग पैसा खाकर बाहर ना भागें। और फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को खुद की झोली से पैसा डालना पड़ता है बैंकों में। और ये पैसा बैंकों, गवर्नमेंट के जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, गरीबों का पैसा। तो गरीबों का पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट से बैंकों के पास, और बैंकों से लेके भाग रहे हैं विजय माल्या और नीरव मोदी। ये इसलिए हमारे जो कैपिटल है वो उतना सस्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें चाइना को रिप्लेस करना है तो हमें जो करप्शन है वो भी रोकना पड़ेगा। जो बैंक है उनका मैनेजमेंट हमको ठीक करना पड़ेगा। साथ में जो लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, लाल फीताशाही जो है उसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। मींस जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको हमें बेहतर करना पड़ेगा। कि एक फाइल है 6 महीने तक पड़ी हुई है टेबल पर, उस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। मींस आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी, मींस वहां पर कोई काम ही नहीं किया जाता, उदासीनता है कामों को लेकर, वो सभी किया जाना चाहिए। आगे अगेन जो इंपॉर्टेंट है, हमें अपने जो प्रोडक्ट हैं इंडिया के, उनको इंडिया लेवल पर क्या करना चाहिए, प्रचार, एडवर्टाइज करना चाहिए बहुत ज्यादा। वर्ल्ड लेवल पर भी उनको एडवर्टाइज करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं। और कुछ नए ब्रांड्स जो वर्ल्ड लेवल पर नए हों, स्पेशली ऑर्गेनिक फूड, उसको हमें क्या करना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में उतारना चाहिए। तब जाकर हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। साथ में मैंने कल ये भी बताया था माय डियर फ्रेंड्स कि अगर हमें चाइना को रिप्लेस करना या आत्मनिर्भर बनाना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमें अच्छा करना पड़ेगा। और उसके तहत मैंने बताया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मींस यहां पर व्यापार करने की सुगमता, मींस किसी कंपनी को व्यापार करने की सुगमता जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उत्पादन उतना ही ज्यादा होगा, जीडीपी उतनी ही बढ़ेगी, रोजगार उतना ही मिलेगा। इसके लिए हमें क्या कि यहाँ का एनवायरमेंट हम अच्छा करें। एनवायरमेंट की बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एनवायरमेंट कैसा है,
इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मिल जाए, उनको टैक्स पे करने में इजीनेस रहे, उनका जो प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाए, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी कंपनी के साथ इंडिया में वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अच्छा हो, क्रॉस बॉर्डर हमारा जो फैसिलिटी व्यापार की वो अच्छी हो। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो दिवालिया होने के बाद उसको क्या सहायता दी जाएगी, वो तेजी से काम हो। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट काम है ये सभी हमें जब तक नहीं करेंगे तब तक हम चाइना का जो हमारे को प्रॉब्लम है इंपोर्ट का उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। और इसीलिए इंडिया को ये सभी तरीके अपनाने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी तरीके अपनाने चाहिए। इंडिया और चाइना जो है, आप लास्ट पॉइंट याद रखो कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है इंडिया के साथ ये सभी बाउंड्री के डिस्प्यूट। तो चाइना को पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके से गुजर रहा है, अगर इंडिया उसको ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। जो सिंजियांग तिब्बत रोड है वो अक्साई चीन से गुजर रहा है, अगर उसको ले लिया इंडिया, दोनों दावा करता है इंडिया तो कभी भी ले सकता है। जब इंडिया 370 को उठा सकता है, 35A को उठा सकता है, यूनियन टेरिटरी बना सकता है, तो वो ये भी कर सकता है कभी आने वाले समय। साथ में जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो प्रशांत हिंद महासागर है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, साथ में उसके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स मोतियों की माला उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मोतियों की माला मींस पूरा जो हिंद प्रशांत महासागर है, मोतियों की माला का मतलब यहां क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझना कि पूरी तरह जो हिंद प्रशांत महासागर है यहां पर नए नए क्या बना रहा है, पोर्ट बना रहा है अलग अलग देशों में, और पूरी तरह एक मोतियों की माला बना दिया मींस इस टाइप से मोती की माला टाइप दिख रहा है, मोतियों की माला टाइप। तो चारों तरफ से इसने हिंद प्रशांत महासागर को पूरा स्ट्रिंग ऑफ पल्स से ढक दिया है। तो ये सभी करके क्या कर रहा है वो, ऐसा करने से उसको क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी, इसलिए वो चाहता है कि इसको कैसे मैं बेहतर करूं। उसके लिए जरूरी है कि वो उसका साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक पर दबदबा हो, तभी जाकर उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सफल हो सकता है। इसलिए वो चाहता है कि इंडिया कभी भी दूसरे देशों के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन के फ्री नेविगेशन मीन स्वतंत्र नौ परिवहन के लिए जो बोला जाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, ऑस्ट्रेलिया जापान एंड अमेरिका के साथ जो मिलकर बोलता है इंडिया कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का दबदबाव खत्म होना चाहिए, तो उसके लिए मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है चाइना ऐसे कर कि तुम इन देशों के साथ मिलकर मेरे प्रति ऐसा नहीं बोलोगे। तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है माय डियर फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक दबाव। साथ में अगर और बात करें चाइना की तो एशिया जो साउथ एशिया है उसमें दोनों देशों के बीच में होड़ है शक्ति बनने की। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका आप याद रखोगे। इसका सॉल्यूशन मैंने बताया भी था कि मिलिट्री सॉल्यूशन होना चाहिए। मिलिट्री सॉल्यूशन में युद्ध नहीं, केवल बातचीत। जैसे हमें वहां की मिलिट्री धमकाती है, डराती धमकाती एलएसी के पास अपना आर्मी बढ़ाकर, उसी तरह इंडिया को भी अपनी आर्मी बढ़ानी चाहिए। मींस युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रेटेजी वो अपना रहे हैं वही हमको अपनानी चाहिए। उसके साथ में जो अमेरिका के जो चाइना के जो दुश्मन देश है जैसे वियतनाम फिलीपींस मींस जो कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा दुश्मनी रखते हैं, उनसे हमें क्या करनी चाहिए, अपनी मित्रता बढ़ानी चाहिए। जैसे उसने क्या किया है, पाकिस्तान से अपनी मित्रता बढ़ाई है। उसके अलावा हमें वर्ल्ड लेवल पर जो ग्रुप हैं जैसे G7 से G11 उसमें शामिल होना चाहिए, ग्रुप बनाकर इसके ऊपर जो क्या है एक दबाव वो डालना चाहिए। साथ में कुछ सैन्य समझौते करने चाहिए ताकि एक देश अन्य दूसरे देश के पोर्ट का इस्तेमाल कर सके, ऐसा हमने किया है। साथ में कम्युनिकेशन से संबंधित हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ दूसरे देशों के साथ क्या करना चाहिए, एग्रीमेंट। एग्जाम्पल के लिए हमने अमेरिका के साथ क्या किया, कोमकासा ये हमने किया है। तो ये सभी GI सोमा ये हमने किया है। इसके तहत क्या होगा, जितना भी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है वो दोनों देशों के बीच, आर्मीज के बीच में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, जिससे इंडिया को क्या फायदा होगा कि कब क्या प्रॉब्लम हो रही है उसका जल्दी से सॉल्यूशन, गलवान घाटी में क्या एक्टिविटी चल रही है चाइनीज आर्मी की, ये सभी हम पता कर सकें। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन सभी का हमने डिस्कशन किया माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कोटेशन हमेशा याद रखना, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए माय डियर फ्रेंड्स लाइफ में, तो इसको हमेशा याद रखना कि बस चंद काली घटाएं कितना रोक पाएगी मुझे, सूर्य हूं निकलूंगा तो ब्रह्मांड पर छा जाऊंगा। मिस लगातार काम करती रहिए माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी। और ऐसा नहीं है आप ही के सामने प्रॉब्लम्स है, कई बार हम कहते हैं कि यार मेरा तो लकी खराब है, ये सब प्रॉब्लम्स मेरे ही क्यों आती है, लेकिन किसी की प्रॉब्लम्स आपको महसूस हो जाती है, किसी की प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। और यहां पर भी मेरे लिए आपके लिए एक लाइन है, जो मैं कल आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कल इससे जोड़ते हुए हम आपको बताएंगे कि
यहां पर एक सीधा सीधा है कि संघर्ष सब मिस प्रॉब्लम्स जो है सबकी समान है। मिस प्रॉब्लम्स आप बोल सकते हो कि दर्द सभी के समान है, दर्द सभी के समान है। कोई उससे संघर्ष करता निखर गया तो कोई उनसे बिखर कर टूट गया, इस टाइप से वो लाइन है। तो संघर्ष जो करेगा वो क्या होगा, निखर जाएगा, और जो संघर्ष करते उड़ते जो संघर्ष नहीं किया और पहले से ही बिखर गया तो वो कहीं पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए दर्द तो सभी के समान है माय डियर फ्रेंड्स, मींस प्रॉब्लम सभी के लाइफ में है। सो हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ाई करती रहिए माय डियर फ्रेंड्स, लगातार पढ़ाई करती रहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर, और अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें डेली के लिए। बट नो प्रेशर, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपकी जब इच्छा हो तभी आप सब्सक्राइब करें, जब आपको इच्छा हो कि हाँ सही लेक्चर है तभी जब आप लाइक करें, एंड जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इन वीडियोस को यूटिलाइज करो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस। थैंक यू।